पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे देखने में ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत लग सकते हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े भू राजनीतिक बदलाव का ट्रिगर है। इन नतीजों की परतें जब हम हटाते हैं तो समझ आता है कि सतह के बिल्कुल नीचे कुछ ऐसा बदल रहा है जिसका असर पूरे उपमहाद्वीप पर होने वाला है। और इस बदलाव का सबसे पहला और बड़ा संकेत खुद प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में छुपा था। जरा सोचिए, एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत मिली है, लेकिन ध्यान जश्न पर नहीं है। मंच से अचानक बहुत ही सख्त लहजे में घुसपैठियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की बात हो रही है। एक राजनीतिक जीत के तुरंत बाद अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा क्यों खड़ा कर दिया गया? इसका जवाब हमें उन बॉर्डर जिलों की जमीनी हकीकत में मिलता है जिनका सच वाकई चौंकाने वाला है। 206 सीटें, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक अभूतपूर्व लहर है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये लहर उन सीमावर्ती इलाकों और मुस्लिम बहुल जिलों के बहुत गहरे अंदर तक पहुंच गई, जहां पहले ऐसे नतीजे सोचना भी नामुमकिन माना जाता था। कुछ तो ऐसा था जिसने जमीन पर रातों रात समीकरण बदल दिए। ये उथल-पुथल इतनी जबरदस्त थी कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सीट भवानीपुर नहीं बचा सकीं। जब इतने मजबूत और अभेद्य माने जाने वाले गढ़ ढहने लगें तो ये साफ हो जाता है कि जनता के दिमाग में कोई बहुत बड़ा और गहरा डर काम कर रहा है। और वो डर सिर्फ एक नई सरकार चुनने का नहीं था। इस चुनाव को पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से देखा गया। खुली सीमाएं, टेरर नेटवर्क्स, लगातार होती तस्करी और जाली नोटों के जाल, इन सब ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां वोटिंग का आधार सीधा सीधा देश की सुरक्षा बन गया। लेकिन सवाल ये है कि इन घुसपैठियों का मसला अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? ये अचानक नहीं हुआ है। इसके तार उस दशकों पुराने माइग्रेशन रूट से जुड़े हैं जो एक लंबे समय से बिना किसी रोक टोक के चल रहा है। 1947 के बंटवारे से लेकर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम तक सीमाओं के आर पार लोगों की जो लहरें आईं, उन्होंने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। और इस लगातार होती आवाजाही ने पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा की पूरी जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी और कल्चर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सिर्फ 1971 के युद्ध के वक्त ही करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत में दाखिल हुए। ये संख्या इतनी विशाल है कि हम इस ऐतिहासिक पलायन के असली स्केल का बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें से एक बहुत बड़ी आबादी कभी वापस लौटी ही नहीं। ये तो इतिहास था, लेकिन आज का सच क्या है? संसद में रखे गए अनुमानों को अगर हम देखें तो आज सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर करीब 57 लाख, जी हाँ 57 लाख अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है जो किसी भी राज्य के पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख सकती है। और जब हम इस तस्वीर को पूरे भारत के स्तर पर देखते हैं तो खतरा और भी बड़ा हो जाता है। पूरे देश में अनुमानित 2 करोड़ बिना दस्तावेज वाले अवैध प्रवासी फैल चुके हैं। 2 करोड़! इसे संभालना अब सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं रहा, ये भारत सरकार के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती बन चुका है। इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए ही नागरिकता का ये पूरा राजनीतिक और कानूनी खेल शुरू होता है। भारत सरकार के सामने अब एक बहुत बड़ी कानूनी पहेली है। एक तरफ सीएए है जो पड़ोसी देशों से आए उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है जिनका वहां उत्पीड़न हुआ, लेकिन दूसरी तरफ है एनआरसी जिसका काम है अवैध घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें देश से बाहर निकालना। इन दोनों के बीच एक बहुत बारीक और खतरनाक लाइन है, एक बचाता है तो दूसरा बाहर का रास्ता दिखाता है। और एनआरसी को लागू करना कितना खतरनाक और पेचीदा हो सकता है, ये हम असम में देख चुके हैं। 1970 के दशक के बाद असम इकलौता ऐसा राज्य है जहां इसे आजमाया गया, और वहां इससे जो भयंकर विवाद और प्रशासनिक अराजकता पैदा हुई, उसने पूरे देश को दिखा दिया कि ये रास्ता कितना मुश्किल है। इस अराजकता का सीधा असर राजनीति पर भी पड़ा। असम और बंगाल दोनों जगह चुनाव नतीजों पर विपक्ष ने बहुत आक्रामक आरोप लगाए। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग की मिली भगत से 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई हैं। ये बयान ही बताता है कि इस मुद्दे ने देश में कितना गहरा ध्रुवीकरण कर दिया है। सरकार बन गई, वादे हो गए, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब इस नामुमकिन से दिखने वाले वादे को जमीन पर उतारना है। इसे पूरा करने के लिए सरकार को एक बहुत ही आक्रामक और स्टेप बाय स्टेप रणनीति अपनानी होगी।
सबसे पहले वेरिफिकेशन ड्राइव, जिससे पूरे प्रशासन पर एक भारी बोझ पड़ना तय है। इसके बाद एआई और स्मार्ट फेंसिंग से सीमा को पूरी तरह सील करना। और सबसे आखिर में आता है असली लीगल एक्शन, यानी डिटेंशन और फिर डिपोर्टेशन। सुनने में ये एक सीधा प्लान लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। क्योंकि जमीन पर उतरते ही सबसे बड़ी नौकरशाही अड़चन सामने आ खड़ी होती है। तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए जमीन तो चाहिए ही, और पिछली राज्य सरकार ने ये जमीन देने से ही साफ इनकार कर दिया था। बिना केंद्र और राज्य के परफेक्ट तालमेल के इस दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ाना नामुमकिन है। ये तो सिर्फ सरकारी फाइलों की बात हुई। ग्राउंड लेवल की हकीकत इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। दोनों तरफ के लोगों की भाषा बिल्कुल एक है, संस्कृति एक है, रहन सहन एक है, और फिर भारत के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला भारी माइग्रेशन भी है। ऐसे में आप ये कैसे तय करेंगे कि कौन भारत का नागरिक है और कौन सीमा पार से आया घुसपैठिया? दोनों में फर्क करना लगभग असंभव है। और अगर किसी तरह इस डिपोर्टेशन अभियान को बड़े स्तर पर चला भी लिया गया, तो इसका असर सिर्फ भारत तक नहीं रहेगा। लाखों लोगों के स्टेटलेस यानी राज्य विहीन होने का खतरा पैदा हो जाएगा। मानवाधिकार का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा होगा। और सबसे बड़ा कूटनीतिक नुकसान, बांग्लादेश के साथ भारत के नाजुक रिश्ते पूरी तरह से टूट सकते हैं। ये एक स्थानीय राजनीतिक फैसले का बहुत बड़ा भू राजनीतिक परिणाम हो सकता है। इन सभी परतों को खोलने के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक ऐसा विशाल डिपोर्टेशन अभियान आखिर जमीन पर लागू कैसे होगा, जब जिन लोगों की सरकार को तलाश है उनके पास न तो कोई कागज हैं और न ही वो दिखने या बोलने में आम भारतीयों से अलग हैं। बिना दस्तावेजों के आप पहचान कैसे करेंगे? यही वो रणनीतिक पहेली है जो आने वाले समय में सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य तय करने वाली है।